वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मोर और लेस सेम है। एक में वो अपनी मर्जी से फर्म को छोड़ के जा रहा है, दूसरे केस में किसी मिस हैपनिंग से उसकी डेथ हो गई तो नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके दोनों ही केस में डिक्रीज हो रहे हैं। अब इन दोनों ही केस में आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मोर और लेस सिमिलर है, तो हमें इसे स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो पहला पहला पार्ट क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। एंड तक मेरे साथ बने रहना, कनेक्टेड रहना, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या डिजीज्ड है तो उसको क्या क्या मिलेगा। पहले यहां पर एक चीज समझ लेते हैं। जैसे आपने चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या था, वो दो चैप्टर आपके सिमिलर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सिमिलर थी। इसी तरह से रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर है। और बाकी अगर सारी चीजें देखी जाए तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन चारों चैप्टर में आपका 90% जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, मोर और लेस सिमिलर है। तो आपको जो जहां जहां थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बस वहीं पर ही आपको और समझना है। बाकी तो आपका पहले किया हुआ ही कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, और उस चीज में वो चीजें आपके लिए सुपर इजी होती जाएंगी। तो घबराना नहीं है कि रिटायरमेंट का चैप्टर है तो डिफिकल्ट होगा, नहीं। मोर और लेस बिल्कुल सिमिलर है। वहां पर आप माइनस करते थे, यहां पर प्लस करना है। तो कैसे करना है देखो। गुडविल की वैल्यूएशन जैसे वहां पर करते थे, यहां पर भी वैसे ही वैल्यूएशन होगी। वही तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद आप गुडविल को तो आज रियलाइज नहीं कर सकते ना, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में। उसी तरह से रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में भी हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, बिजनेस को, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो गुडविल का शेयर जब भी फ्यूचर में बटेगा तो इस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसी ना किसी पार्टनर के पास ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा समझो। पहले प्रॉफिट बढ़ता था सभी पार्टनर्स में, मान लेते हैं तीन पार्टनर में बढ़ता था, लेकिन अब वो प्रॉफिट एक के जाने के बाद दो में बटेगा। तो इसका मतलब दो में बट रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट बाकी बचे हुए पार्टनर्स में ही तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो आगे इसी तरह से गुडविल जब भी बटेगी तो वो रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर तो उस टाइम पर नहीं होगा, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल जिस भी रिमेनिंग पार्टनर के पास जाने वाला है उसी को ही इसे कंपनसेट करना होगा। यहां पर भी हम वही गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस जो भी है, क्या होते हैं आपके प्रॉफिट का ही तो एक हिस्सा है, जो आप रिजर्व में ट्रांसफर करते हो फ्यूचर में इमरजेंसी में यूज करने के लिए। अब वो रिजर्व अगर आपके बच गए तो ये रिजर्व रिटायरिंग पार्टनर की मेहनत का भी तो फल है, उसके पास भी उसका हिस्सा ट्रांसफर होगा। जैसे आपने पहले एडमिशन के केस में सीखा था कि इन सभी को आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो यहां पर भी ओल्ड रेशो में ही रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जिन चीजों में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने एडमिशन के केस में किया था। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में स्पेसिफिक एडजस्टमेंट एंट्रीज भी आपको समझा चुकी हूँ। वही चीजें यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। हम यहां पर ये मान के चलते बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, तो आज की डेट में एसेट और लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड पार्टनर का मतलब रिटायरिंग या डिजीज्ड पार्टनर का हिस्सा भी उसमें होगा, ओल्ड रेशो के हिसाब से उनके हिसाब में जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि क्या क्या आपको उन्हें देना है। उसके बाद या तो आप उसकी पेमेंट कर दोगे, पूरा क्लेम जो भी आपने निकाला उसकी पूरी पेमेंट कर दी जाएगी। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते, अगर रिमेनिंग पार्टनर उसकी पेमेंट नहीं कर पाते, तो उसका एक लोन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। अब ये पार्टनर नहीं, एक आउटसाइड पार्टी बन जाएगा
जिसके लोन को आपको पेमेंट करना है अपनी टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपने एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स रूल्स बनाए होंगे कि कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या इस तरह से उसकी पेमेंट की जाएगी, उसी हिसाब से आप उसकी पेमेंट करोगे। अब देखते हैं हमें क्या करना है। हमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी होगी, दूसरा गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होगी, और तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्टेप्स याद रखने हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में। इसके बाद रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनको भी बांटना है और रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम सेटल करना है। उसको सेटल करने के बाद कैपिटल्स को एडजस्ट करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। डिफिकल्ट लगता है आपको ये टॉपिक? तो ये सुपर इजी करने वाली हूं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का टॉपिक आपको समझाया है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में किस तरह से आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालें। इसमें भी आपके वही 3 केसेस बनेंगे जो आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में देखे थे। जैसे कि यहां पर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर्स आगे चल करके प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं नहीं दिया, या रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में किस तरह से बांटने वाले हैं नहीं दिया, तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? दूसरा केस, जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि 1:1, 2:1, 3:2, वॉट एवर भी। या आपको थर्ड केस दिया है कि रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका एक फ्रैक्शन रिसीव कर रहे हैं। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट का एक फ्रैक्शन आपको दिया है कि इस पार्टनर को ट्रांसफर हुआ और दूसरे को इतना ट्रांसफर हुआ, रेशियो नहीं दी, अब फ्रैक्शन दिया, तो कैसे करोगे? इन तीनों ही केसेस में कैसे करना है आपको देखो। सबसे पहला केस, जहां पर रिमेनिंग पार्टनर्स की फ्यूचर में रेशियो क्या रहेगी नहीं दी, या रिटायरिंग पार्टनर से इनको क्या मिलने वाला है ये भी नहीं दिया, तो कैसे करना है? 3 पार्टनर है, गीता, राधा और गर्ग। तीनों की रेशियो आपको फ्रैक्शन में दी है, जिसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम निकाल के, तो रेशियो आ जाएगी 5:4:1। ये इनकी रेशियो थी। अगर अब इसमें से एक पार्टनर गर्व जा रहा है तो गर्व के जाने के बाद गीता और राधा रिमेनिंग पार्टनर है। इन रिमेनिंग पार्टनर की फ्यूचर में रेशियो क्या होगी नहीं दी, या किस तरह से बांटने वाले हैं, गर्व का हिस्सा किसको कितना मिलने वाला है नहीं दिया, तो इस केस में आपको यही मान के चलना है जो कॉम्बिनेशन इनका ओल्ड रेशियो में था यही कॉम्बिनेशन फ्यूचर में न्यू रेशियो में भी रहने वाला है, 5:4। तो न्यू रेशियो तो आपकी वही रहेगी, 5:4। अब इसी केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गेनिंग रेशियो क्या होगी, साथ के साथ समझते जाओ। एक एक केस में आपको साथ के साथ टिप्स और ट्रिक इसको क्लिक करने की समझ में आती जाएगी कि मेरे को यहां से ही गेनिंग रेशियो पिक करनी है तो कैसे करनी है। अब जैसे यहां पर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसको कितना मिला नहीं दिया, तो हम यही मान के चलते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक तरह से प्रॉफिट है, किसके लिए? रिमेनिंग पार्टनर के लिए। तो ये प्रॉफिट हम मान के चलते हैं कि ये प्रॉफिट इन दोनों ने अपनी ओल्ड रेशो में ही बांटा होगा। जिस तरह से और प्रॉफिट को बांटते थे उसी तरह से ये भी प्रॉफिट इन्होंने इसी रेशो में बांटा। तो जिस हिसाब से बांटा गया वही तो आपकी गेनिंग रेशो है, राइट, 5:4। इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में कॉम्बिनेशन सेम है, कोई चेंज ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने इसके हिस्से को इसी तरह से बांटा, इसी तरह से इसी प्रोपोर्शन में इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो गेनिंग रेशियो 5:4 रहेगी। आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके कैलकुलेट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट केस, अब जब यहां पर पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो क्या होगा? जैसे कि यहां पर शिव, मोहन और हरि 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:5:4 है। मोहन रिटायर हो रहा है, मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट अब कितना है? 5/14 है। मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/14 है, जो कि इन दोनों को ही मिलने वाला है।
इसके जाने के बाद एक तरह से मोहन ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों को बेचा। किस हिसाब से बेचा, किस हिसाब से इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्वेश्चन में दिया है। वॉज डिवाइडेड इक्वली। इक्वली का मतलब क्या है, बराबर। बराबर का मतलब 1:1 रेशो। अगर इक्वली लिखा है तो उसका रेशो का मतलब है 1:1। मतलब 5/14 का आधा शिव को मिला 5/28, और आधा मिला हरि को 5/28। अगर इन दोनों को मिल रहा है तो इसका मतलब इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। पहले जो शिव का था 5/14, उसमें 5/28 ऐड होगा। सेक्रीफाइस के केस में हम क्या करते थे, माइनस करते थे। लेकिन यहां पर इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है। एडमिशन के टाइम पर नए पार्टनर के आने के केस में ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज होता था, लेकिन यहां पर एक पार्टनर के जाने पर रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होकर के शिव का शेयर कितना हो गया 15/28, और हरि का हो गया है 13/28। अब ये न्यू फ्रैक्शन आ गई, न्यू शेयर की न्यू फ्रैक्शन। रेशो क्या हो जाएगी 15:13। अब अगर यहां पर आपसे गेनिंग रेशो पूछ ली जाए और आपको सीधा सीधा लिखनी है, अपनी कैलकुलेशंस करनी है, बड़ा लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन आया है और आपको ये सब कैलकुलेशन ना करनी पड़े, उसका सीधा तरीका क्या होगा, जब यहां पर इक्वली लिखा है तो इसका मतलब है किस हिसाब से बांटा गया, तो वही आपकी गेनिंग रेशो 1:1 है। जिस रेशो में बांटा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर वही आपकी गेनिंग रेशो है। या आप यहां से भी देख सकते हो किसको कितना मिला, ये जो फ्रैक्शन इनको मिली वही गेनिंग रेशो 1:1 है। अब इसको दूसरा केस देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है कि 1:2 रेशो, वहां पर इक्वली लिखा था तो हमें पता है कि इक्वली का मतलब 1:1 है। अगर आपको कोई भी रेशो दिया 1:2 दिए, 3:2 दिए, 5:4 दिए, तो भी आपको इसी तरह से करना है, लेकिन फिर भी इसको प्रैक्टिस कर लो। 3 पार्टनर है RSM, जिसमें से कौन रिटायर हो रहा है, M रिटायर हो रहा है। तो M के जाने पर M का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 किसको मिलने वाला है, किसको कितना मिलने वाला है दिया है। यहां पर कहा है कि रिमेनिंग पार्टनर R और S इसे 1:2 के हिसाब से टेक ओवर करें। मतलब 1/5 का 1/3 तो R को मिल रहा है और 1/5 का 2/3 S को मिल रहा है। तो ये वो फ्रैक्शन आ गई जो इनको मिलने वाली है। तो अगर R का 1/15 मिल रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होकर के 7/15 हो गया, और S का शेयर ऑफ प्रॉफिट 8/15 हो गया। दोनों का न्यू शेयर की फ्रैक्शन है तो रेशो आ गई 7:8। और अगर गेनिंग रेशो पूछी जाए तो आपको न्यू रेशो ओल्ड रेशो माइनस नहीं करना, सीधा सीधा देखो किस हिसाब से बांटा है इन्होंने, किस हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को बांटा वही आपकी गेनिंग रेशो है 1:2। MCQs आ जाए तो आपको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ट्रिक को पिक करना सीखो, अप्लाई करना सीखो, क्वेश्चन में से ही देख करके समझना सीखो कि गेनिंग रेशो में कैसे निकालूं 1:2। अब नेक्स्ट केस आ जाता है जब कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन रिटायरिंग पार्टनर की रिमेनिंग पार्टनर को ट्रांसफर होती है। एक पार्टनर को कितनी फ्रैक्शन मिलने वाली है इस तरह से कुछ दिया है तो क्या होगा। जैसे कि यहां पर 3 पार्टनर है ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। अगर C रिटायर हो रहा है तो C का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/9 है। आपको याद होगा कि ऑफ लिखा हो तो कैसे कैलकुलेशन करनी है और फ्रॉम लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है। यहां पर लिखा है कि A टेक्स 4/9 ऑफ C शेयर्स, मतलब C के शेयर का इतना हिस्सा, C के शेयर का इतना हिस्सा 4/9 हिस्सा आपको कैलकुलेट करना होगा। ऑफ के केस में फ्रैक्शन ये कैलकुलेटेड नहीं दी है, ऑफ के केस में ये कैलकुलेटेड फ्रैक्शन नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, सी का शेयर 2/9 का 4/9 हिस्सा निकालना है। 2/9 सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसका 4/9 निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे। ये वो फ्रैक्शन है जो ए को मिलने वाली है। ए को इतना मिलने के बाद जो बाकी बचा वो बी को मिलेगा। तो बी के लिए कितना बचा कैसे निकालोगे, सी का पूरा शेयर है 2/9, उसमें से अगर 8/81 आपने ए को दे दिया तो बाकी कितना बचा, माइनस करोगे तो माइनस करने पर 10/81 बी के लिए बचा। तो बी को इतना फायदा हो रहा है, ए को इतना फायदा हो रहा है, दोनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट में प्लस करने के बाद
न्यू रेशो आप बना सकते हो इजीली, अब ये टफ नहीं रहा, आप ये बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो। न्यू रेशो आ गई 44:37। अगर यहां पर गेनिंग रेशो पूछ ली जाए तो गेनिंग रेशो के लिए आपको वो फ्रैक्शन देखनी है जो इनको मिली। अब यहां पर डायरेक्टली आप पिक नहीं कर सकते, आपको यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी कि किसको कितनी फ्रैक्शन मिली, उसको आप रेशो में कन्वर्ट करोगे तो रेशो हो गई 4:5, राइट। इसी तरह से ये तो ऑफ लिखा था, अगर यहां पर सिचुएशन चेंज हो जाए और सिचुएशन में फ्रॉम आ जाए तो क्या होगा। फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब ये कैलकुलेटेड फ्रैक्शन है जो इस ए को सी से मिल रही है, तो आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा सीधा ए को 1/18 मिल रहा है, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में इतना आप प्लस कर दोगे। अब बी के लिए कितना बचा, बी के लिए 2/9 माइनस 1/18, 3/18 बचा जो कि उसके लिए ऐड हो जाएगा। तो तीनों का दोनों का सॉरी, ए और बी का न्यू शेयर हो जाएगा 9/18 और इसका भी 9/18। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 आ गई, दोनों का बराबर हो गया तो 1:1 हो गई। और अगर गेनिंग रेशियो की बात की जाए तो गेनिंग रेशियो में आपको वही फ्रैक्शन लेनी है जो इनको मिलने वाली है, उसको आपको कन्वर्ट करना है गेनिंग रेशियो में। इन केसेस में आप डायरेक्टली पिक नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली गेनिंग रेशियो को। आपको सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो के लिए, फर्दर न्यू रेशियो नहीं निकालनी और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नहीं करना। ये तो कुछ सिचुएशंस थी जहां पर रिमेनिंग पार्टनर्स में सभी को कुछ ना कुछ हिस्सा मिल रहा था। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर एक ही पार्टनर टेक ओवर, एक ही पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर का पूरा हिस्सा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे आपने देखा था ना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में, जरूरी नहीं कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सभी ने सेक्रीफाइस किया हो या सभी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से डिक्रीज हुआ। उस केस में भी आपने देखा था कि किसी का इंक्रीज हो रहा था, किसी का डिक्रीज हो रहा था और किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं था। उसी तरह से रिटायरमेंट के केस में भी कोई एक पार्टनर पूरा का पूरा शेयर टेक ओवर कर सकता है। जैसे कि यहां पर 3 पार्टनर एबीसी हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। सी के रिटायरमेंट पर सी का जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/10 बना वो पूरा का पूरा ए ने ले लिया, एक तरह से ए ने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद लिया। तो जो भी हिसाब किताब बनेगा वो ए के साथ बनेगा, ए पूरा का पूरा सी को कंपनसेट करेगा। बी का अब कुछ भी हिस्सा नहीं है, बी को कुछ भी नहीं मिल रहा तो वो कोई भी कंपनसेट नहीं करेगा, सारे एडजस्टमेंट सब आपको ए के साथ करनी है। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 7/10 हो गया, तो अब न्यू रेशियो आपकी हो जाएगी 7:3। गेनिंग रेशियो की बात की जाए तो वो है गेनिंग सिर्फ और सिर्फ ए पार्टनर, तो ए से ही आपको एडजस्टमेंट करनी है। इसी तरह से ये तो आपने न्यू रेशियो निकालने के डिफरेंट वेज देख लिए, डिफरेंट तरह से क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट आ सकता है वो करके, वो सभी कुछ आपने समझ लिया। अगर गेनिंग रेशियो की बात की जाए जो कि मैं आपको साथ के साथ समझा चुकी हूं, उसी को अगर आपको समझना है करना है तो कैसे हो जाएगा, 3 डिफरेंट केसेस फिर से देख लो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ये फाइंड करना है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे। अगर सिचुएशन पहली वाली दी है कि जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसके पास कितना ट्रांसफर हो रहा है नहीं दिया, तो क्या करेंगे। दूसरा केस, जब किसी पर्टिकुलर रेशियो में ट्रांसफर हो रहा है या किसी फ्रैक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वही तीनों केसेस है। तीनों केसेस में आपको डायरेक्टली पिक करना है तो कैसे करोगे। पहला केस जहां पर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम रहने वाली है, जहां पर फ्यूचर में रिमेनिंग पार्टनर कैसे बांटने वाले नहीं दिया, इसका मतलब ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही फ्यूचर में भी वो बांटने वाले हैं। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कॉम्बिनेशन सेम है तो आपकी गेनिंग रेशियो भी वही रहेगी जो ओल्ड रेशियो थी। तो फटाफट यहीं से पिक करना है आपको, फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी। यहां पर फ्रैक्शन में दिया तो इसको तो आपको रेशियो में कन्वर्ट करना ही होगा, लेकिन इसके बाद ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं करना आपको, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नहीं करना। सेकेंड केस जहां पर पर्टिकुलर रेशियो में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे यहां पर इक्वली लिखा है तो इक्वली को ही पिक करो, इसका मतलब इसी हिसाब से बांटा तो 1:1 इज योर गेनिंग रेशियो। यहां पर लिखा 2:3 के रेशियो में बांटा तो यही आपकी गेनिंग रेशियो 2:3 हो जाएगी। क्या हमने कोई कैलकुलेशन की, नहीं की, यहीं से ही आपको देख करके समझना है
कि गेनिंग रेशो क्या होगी। ये आपके एमसीक्यूज के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस या लेंदी क्वेश्चंस में भी फटाफट कैलकुलेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर फ्रैक्शन दी है तो आपको सीधा सीधा अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर किसको कितना मिला, बस यहीं तक आपको कैलकुलेट करना है। वो जो फ्रैक्शन जिसको जितनी मिल रही है उस फ्रैक्शन को आपको रेशो में कन्वर्ट करना है, और रेशो हो गई 4:5। क्या हमने यहां पर न्यू रेशो कैलकुलेट की, न्यू माइनस ओल्ड रेशो किया, उस सबको प्रोसेस को करने में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको समझना है कौन सी चीज निकालनी है, और उस चीज को निकालने के लिए आपको किस स्टेप तक कैलकुलेशन करनी है, फर्दर और कैलकुलेशन। अभी तक आपने सारी चीजें समझी जहां पर आपके पास कोई ना कोई तरीका था कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को किस हिसाब से ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी दी हो कि आपके पास ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो है जो WXYZ है, इनकी रेशो आपको दी है जिसे हम निकाल लेते हैं 2:1:2:1, ये आपकी ओल्ड रेशो है। अब आगे चल करके Y के रिटायरमेंट के बाद यहां पर दिया है कि WXZ तीनों मिलकर के फ्यूचर में प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे, मतलब आपको न्यू रेशो दी है। तो जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी है तो इस केस में आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको सिंपली न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना होगा, और उसी से ही आपको पता चलेगा कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया, या किसी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो यहां जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिए तब तो आपको कंपैरिजन करना ही होगा, और जितना जिसका गेन आ रहा है उसी के हिसाब से वो गेनिंग रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना इंक्रीज हो रहा है, ये वो फ्रैक्शन आपको मिल गई जितना इनका इंक्रीज हो रहा है, तो यही आपकी गेनिंग रेशो 1:1 हो जाएगी। तो आपको ध्यान से समझना है कि कौन सी सिचुएशन दी है। जब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं, तो हमें सारी सिचुएशंस समझ में आने लगती है, और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे आएगा वो भी समझ में आने लगती है, लैंग्वेज क्या लिखी है वो सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो मुश्किल तो बची ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या रहती है, बार बार एक बारी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिफ्रेश करने की, जो कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर रही हूं, और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल भी रह रहा है आपके रिवीजन में, आपकी प्रिपरेशन में। जहां कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं थे, डाउट्स थे, वो भी साथ के साथ क्लियर होते जा रहे हैं, या जिन स्टूडेंट्स ने किसी वजह से अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। कितनी हेल्पफुल रही ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि हम अब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस जारी रखो, और चलते चलते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन प्रेस करना भी मत भूलना। गुड बाय एंड टेक केयर।